हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के टॉपिक नंबर 3 की। कल हमने टॉपिक नंबर 2 की बात की थी, जिसमें मैंने आपको लास्ट में ये बताया था कि किस प्रकार से छोटी छोटी इन्वेंशन हुई, जिसके कारण जो है व्यापार जो है वो चलता रहा और बढ़ता रहा आगे। उसके अंदर ट्रेडिशनल जो था हमारा व्यापार, उसकी जो पेस था, उसकी गति में कोई फर्क नहीं पड़ा था, मतलब वो अपनी जगह पे वैसा ही था। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल क्या था। इंडिया के अंदर जो टेक्सटाइल था उसकी क्या कंडीशन थी, उसके बारे में बात करते हुए बताता हूँ। टिल मशीन्स वर नॉट सेट इन इंडिया, जब इंडिया के अंदर मशीन्स नहीं लगी हुई थी, किसी तरह की मतलब मशीनरी इंडिया के अंदर नहीं आई थी, तब भी इंडिया वाज द डोमिनेटिंग इंटरनेशनल मार्केट इन द टेक्सटाइल सिल्क एंड कॉटन। तब भी इंडिया डोमिनेटिंग कर रहा था इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर किस चीज का, टेक्सटाइल का, सिल्क और कॉटन का। मतलब सबसे ज्यादा इंडिया व्यापार कर रहा था पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सिल्क और कॉटन का, ठीक है। लॉट ऑफ इंडियन मर्चेंट एंड बैंकर्स, बहुत सारे बैंकर्स और इंडियन मर्चेंट जो थे, व्यापारी जो लोग थे, वर इन्वॉल्व इन द नेटवर्क ऑफ द एक्सपोर्ट ट्रेड। इस जो व्यापार होता था, इस व्यापार के अंदर इंडियन बहुत सारे इंडिया के मर्चेंट व्यापारी लोग और बैंकर्स, बैंक से रिलेटेड जो लोग थे, वो सारे इस चीज में इन्वॉल्व थे, क्योंकि व्यापार बहुत जोरों शोरों से होता था किस चीज का, सिल्क का और कॉटन का। लेकिन अब बात की जाए कि इन 1750 नेटवर्क कंट्रोल बाय द इंडियन मर्चेंट वाज ब्रेक डाउन। लेकिन 1725 के अंदर क्या हुआ, जो इनका जो नेटवर्किंग थी, जितना ये व्यापार कर रहे थे, इन्होंने कंट्रोल कर रखा था, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, मतलब उसका स्तर गिरना शुरू हो गया। उसका एक रीजन था, यूरोपियन कंपनी ग्रेजुअली गेन पावर इन द मोनोपोली राइट टू द ट्रेड ओल्ड पोर्ट लाइक सूरत एंड हुगली। अब ये सारी पावर धीरे धीरे क्या हो गई थी, यूरोपियन कंपनी के हाथ में आनी शुरू हो गई थी। जहां पे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया सिल्क और कॉटन का व्यापार कर रहा था, अब क्या था, वो सारी पावर इसके हाथ में आ गई थी, यूरोपियन कंपनी के हाथ में आ गई थी। उनके पास एक ऐसी पावर थी, मोनोपोली जिसको बोलते, कि सिर्फ वही व्यापार करेंगे, कोई दूसरा वहां पे व्यापार नहीं कर सकता। मतलब व्यापार के स्तर के ऊपर इंडिया का कोई मतलब अधिकार नहीं था, इंडिया से वो अधिकार छीन लिया गया और सारा का सारा पावर किसके हाथ में आ गया, यूरोपियन कंपनी की। मतलब जो इंडिया की जितनी भी ट्रेडिशनल थी, पुरानी कंपनियां थी या जो नई कंपनियां थी, जो छोटे छोटे व्यापार थे, उनको बंद करके सारी पावर इनके हाथ में आ गई थी। और मोनोपोली का मतलब था कि सिर्फ यही व्यापार करेंगे, कोई दूसरा व्यापार नहीं कर सकता। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जो हमारे सबसे पुराने पोर्ट थे, जहाँ पे बहुत ज्यादा व्यापार किया जाता था, जैसे कि सूरत और हुगली, अब वो क्या था, डिक्लाइन फॉर द लोकल मर्चेंट ऑपरेटेड। अब वो धीरे धीरे उसका स्तर नीचे गिरता गया, डिक्लाइन हो गया उसका, मतलब बहुत ज्यादा जो व्यापार जो था वो डाउन हो गया। और डाउन होने के कारण क्या था, अब ये जो दो पोर्ट जो बहुत पहले पॉपुलर थे व्यापार के लिए, अब ये यहाँ से इनको क्या करेंगे, शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगले टॉपिक में आपको बताता हूँ। सूरत और हुगली जो था वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा था, डिक्लाइन होता जा रहा था। अगर बात की जाए 70-40 की, तो जहां पे व्यापार पहले सूरत और हुगली के अंदर कितना होता था, 16 मिलियंस होता था, वो बिल्कुल घट के कितना हो गया, 3 मिलियंस हो गया, क्योंकि अभी सारी की सारी पावर किसके हाथ में आ गई थी, यूरोपियन कंपनी के हाथ में आ गई थी। अब इसके बाद क्या हुआ, न्यू पोर्ट्स लाइक बॉम्बे एंड कलकत्ता न्यू। अब यहाँ पे जो नए दो पोर्ट उभर कर सामने आए, एक बॉम्बे और कलकत्ता, जो कि अब दिन ब दिन क्या कर रहे थे, तरक्की कर रहे थे, उभरते जा रहे थे। और जो हुगली और सूरत था, वो पोर्ट को डिक्लाइन किया जा रहा था, धीरे धीरे उसको खत्म किया जा रहा था, मतलब खत्म ही हो गया था, और नए पोर्ट उभर कर सामने है, बॉम्बे और कलकत्ता। दिस शिफ्टिंग फॉर द पोर्ट टू न्यू पोर्ट इज एन इंडिकेटर फॉर द कॉलोनियल पावर। अब ये जो नए पोर्ट उभर कर सामने आए, मतलब ये जो नए व्यापार के दो केंद्र बने ना, ये दिखाते हैं उस वक्त की शिफ्टिंग के द्वारा कि जो यूरोपियन पावर थी, उनके पास कितनी पावर थी कि उन्होंने इंडिया के अंदर जो पहले वाले दो पोर्ट थे उनको खत्म करके नए दो पोर्ट बना दिए। मतलब इससे उनकी पावर का पता चलता है। दीज पोर्ट वर कंट्रोल बाय यूरोपियन कंपनी। ये दोनों के दोनों जो पोर्ट थे, इनको कंट्रोल कौन करता था, यूरोपियन कंट्री कंट्रोल करती थी। और जितना भी माल वहां पे बनता था, एंड द गुड्स वर कैरीड बाय द यूरोपियन शिप्स, वो सारा का सारा कैरी कौन करते थे, यूरोपियन शिप्स पे कैरी किया जाता था।
ठीक है। तो ये सारी घटना हमें ये बताती है कि यूरोपियन कंपनी ने इंडिया के अंदर आकर उनके व्यापारिक केंद्रों को मिटाकर 2 नए केंद्र बनाए अपने के अंदर, उनको पूरा कंट्रोल कर लिया, और ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इंडिया की जो कंपनियां हमको दबा सके। और दूसरा क्या किया उन्होंने, सारा का सारा मोनोपोली, मैंने बताया कि वो खुद ही व्यापार करेंगे, तो व्यापार के अंदर उनको जो अच्छा लगता था वैसा करते थे, और सारा गुड्स कहाँ पे कैरी करते थे, अपनी ही शिप्स के ऊपर कैरी करते थे। तो हम देखते हैं कि सब कुछ होने के बाद जो व्यूअर्स थे उनकी लाइफ कैसी हुई, उनकी लाइफ में क्या मतलब तब्दीली आई। What happened to the viewers? उनके साथ ऐसा क्या हुआ? British cotton industries had not yet expanded in the India and the Indian fine textiles. ब्रिटिश जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी ना वो चाहे इंडिया में आ गई थी, लेकिन अभी भी वो ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि इंडिया का जो फाइन टेक्सटाइल था ना, इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो बहुत फाइन था। कौन सा? सिल्क और कॉटन। उसकी बहुत ज्यादा डिमांड कहाँ थी? वेरी द हाई डिमांड इन द यूरोप के अंदर उसकी बहुत ज्यादा हाई डिमांड थी। इसके कारण अभी भी जो ब्रिटिश जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी धीरे धीरे, क्योंकि उनको एक पुरानी जो चीज जिनको लोगों को आदत पड़ चुकी थी, तो यूरोपियन को पता था कि इंडिया के पास जो फाइन टेक्सटाइल है, मतलब अच्छे वाला कॉटन और सिल्क है, तो मतलब कहीं न कहीं जाके इंडिया का एक प्लस पॉइंट था यहाँ पे, और यूरोपियन कंपनी के लिए ये जो था नेगेटिव पॉइंट भी था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इंडिया का जो टेक्सटाइल था सिल्क और कॉटन, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड कहाँ थी? यूरोपियन कंपनी के अंदर, यूरोप के अंदर उसकी बहुत डिमांड थी। इसी के साथ साथ द फ्रेंच, डच और पोर्टुगल्स एज वेल एज लोकल ट्रेडर्स, जो ये सारे जातियां जो थी, जैसे फ्रेंच हो गए, डच हो गए और पुर्तगालीज जो हो गए, ये सभी क्या थे? हमेशा ट्रेड करते रहते थे। कहाँ पे? बट ऑलवेज इन द कॉम्पिटिशन, व्यापार के क्षेत्र में हमेशा कंपटीशन के अंदर रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि उनको पता था टू गेट इंडियन वोवेन क्लॉथ, क्योंकि उनको हमेशा इंडियन क्लॉथ मिलता रहा, इसलिए हमेशा कंपटीशन में रहते थे। और इस कंपटीशन के कारण, ड्यू टू द कंपटीशन, इस कंपटीशन के कारण क्या हुआ? जो वीवर्स थे, वीवर्स यूज्ड टू द गेट बेस्ट प्राइस, उनको जो प्राइसेस मिलता था, जो कपड़ा बुनते थे, उनको अच्छी कीमत मिल जाती थी अपनी कंपनी की कपड़े की। लेकिन क्या हुआ? वंस एक बार क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी गेन द पॉलिटिकल पावर टू सिक्योर मोनोपोली राइट टू द ट्रेड्स। एक बार क्या हुआ कि ये सारी की सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ले ली। मोनोपोली का मतलब होता है कि सिर्फ वही व्यापार करेंगे, कोई दूसरा व्यापार नहीं करेगा। तो ये राइट उनको मिल गया था व्यापार करने का, और इसके आते ही सारा व्यापार किसके अंडर आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। अब इन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक वर्किंग सिस्टम बनाया कि किस प्रकार से इसको डेवलप करेंगे टू एलिमिनेट द कंपटीशन। सबसे पहले उन्होंने कंपटीशन को खत्म कर दिया। भाई हम ही व्यापार करेंगे, हम ही खरीदेंगे, हम ही बेचेंगे, कोई भी कंपटीशन में नहीं होगा। मतलब सीधी सी बात है कि सबके व्यापार पे पानी फेर दिया। दूसरा, कंट्रोल कॉस्ट, किसको कितना प्राइस देना है, किसको कितना प्राइस नहीं देना, ये भी वो खुद ही डिसाइड करेंगे। तीसरा क्या था? इंश्योर द रेगुलर सप्लाई कॉटन एंड सिल्क, और इंश्योर करते थे लोगों को कि आपको हमेशा 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 के लिए क्या मिलेगा? कॉटन और सिल्क मिलता रहेगा। अब कॉटन और सिल्क की रेगुलर सप्लाई के लिए उन्होंने क्या किया? दिस वाज डन बाय द वेरियस वेज। वो वेरियस वेज क्या थे, जिसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।